नर सेवा ही नारायण सेवा, कांग्रेस का सेवा और समर्पण अभियान आज इसी संकल्प के साथ करनाल जिले में असंध के बाद हम अब इंदरी में इसकी शुरुआत कर रहे हैं। एक तरफ भाजपा जजप्पा के लिए कोरोना महामारी आपदा में लूट का अवसर बन गया है और कांग्रेस पार्टी के लिए ये सेवा का संकल्प है, समर्पण का संकल्प है। अब तो कोरोना महामारी गांव और कस्बों तक फैल गई है, पर खट्टर सरकार की क्या तैयारी है? सरकारी आंकड़े झूठे हैं। अखबार के और टेलीविज़न के साथियों से ज़्यादा चश्मदीद गवाह कोई नहीं। करनाल हो या कुरुक्षेत्र हो, कैथल हो या जींद हो, अंबाला हो या यमुनानगर हो या बाकी हरियाणा हो, कोई ऐसा गांव अछूता नहीं रहा, कोई ऐसा छोटा छोटा इंदरी जैसा कस्बा अछूता नहीं रहा जहां पर कोरोना महामारी की मार से 2, 3, 4, 5 या उससे भी ज़्यादा मृत्यु ना हुई हो। हरियाणा में कई तो ऐसे गांव हैं, टिटोली, रोहतक जैसे, जहां 70, 80, 82 मृत्यु हो चुकी। सरकार का आंकड़ा भी अगर आप मान लें आज का, तो 7.5 लाख को कोरोना का संक्रमण छू रहा है और हमारे प्रदेश में 8,000 से ज़्यादा लोगों की सरकारी आंकड़े के मुताबिक मौत हो चुकी, जबकि असल में ये और भी ज़्यादा है। पर ना कहीं सरकार है ना शासन है, और भाजपा जजप्पा सरकार के हुक्मरान प्रदेश की जिम्मेवारी से अपना पीछा छुड़वाकर, पीठ दिखाकर भाग गए हैं। पूरे प्रदेश में खट्टर सरकार की गुमशुदगी के पर्चे लगे। इसीलिए प्रदेश स्तर पर भी बाकायदा एक कंट्रोल रूम बनाकर और अपने अपने तरीके से हर जिले में कांग्रेस पार्टी के नेतागण एक सेवा और समर्पण अभियान चलाए। ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, ये रणदीप का नहीं, ये हम जितने सारे साथी यहाँ बैठे हैं कांग्रेस पार्टी के, ये हम सबका एक साझा प्रयास है। आज इस कड़ी में जो हम करने जा रहे हैं उसकी थोड़ी आपसे चर्चा करूँगा। हर सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल और प्राइवेट क्लिनिक, चाहे वो कोविड हो या नॉन कोविड हो, हाँ, जैसे आँख नाक कान है वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ कोरोना का पेशेंट नहीं आता। हम हर सरकारी अस्पताल, प्राइवेट क्लिनिक, और इंदरी में तो BAMS की संख्या ज़्यादा है, जो हमारे भाई साथी हैं वही उपचार करते हैं। MBBS तो मुझे बताया निजी क्षेत्र में एक ही है। तो हम हर साथी तक पहुँचेंगे। PPE किट, उसके साथ में अस्पताल की सफाई और हाइजीन के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड का सॉल्यूशन, और उसके साथ में कुछ हैंड सैनिटाइज़र, ये हम हर सरकारी अस्पताल तक, प्राइवेट अस्पताल तक चलाने का प्रदेशव्यापी अभियान चला रहे हैं। अभी तक 23 शहर हम कवर कर चुके, जिसमें पूरा कैथल जिला, पूरा कुरुक्षेत्र जिला, पूरा जींद जिला, फतेहाबाद जिला, उकलाना, बरवाला, नारनौद, हिसार जिले के, और असंध और इंदरी आज संपूर्ण हो जाएगा करनाल जिले के। ये इलाका अब तक हम पूरा कराए हैं। तो आज के साथ लगभग 23 शहर जो हैं तक हमारा ये अभियान पहुंच जाएगा। इसके साथ साथ मैंने अपने सब साथियों से, संधू साहब बैठे हैं, सारे साथी बैठे हैं, एक अनुरोध और भी किया है कि सोडियम हाइपोक्लोराइड दवाई हम देंगे पार्टी की ओर से, और आप गांव दर गांव जाइए। मशीन स्प्रे वाली अपने हर गांव के अंदर उपलब्ध है, ट्रैक्टर हर गांव में उपलब्ध है। सोडियम हाइपोक्लोराइड के छिड़काव से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कहती है कि थोड़ा कोरोना को घटाने में बचाव हो सकता है। तो आप वो छिड़काव भी करिए, और जितनी दवाई चाहिए हम पार्टी की तरफ से मैं दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। साथियों, ये सारा आह्वान श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और उनके आह्वान पर हम चला रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी जो कोविड से लड़ाई के लिए एक
7 सदस्यीय कमेटी बना रखी है कांग्रेस पार्टी ने, मैं उसका भी हिस्सा हूँ, और हम एक राष्ट्रीय कंट्रोल रूम भी चलाते हैं। इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा, एक तरफ कांग्रेस पार्टी सेवा कर रही है, दूसरी तरफ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब बड़बोले बयान देकर जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं। करनाल के साथियों ने देखा, उन्होंने कह दिया, जब कोई कोरोना महामारी में तड़प रहा था और पुकार रहा था, मदद मांग रहा था, तो उनके रिश्तेदारों को, तड़पते हुए व्यक्तियों के रिश्तेदारों को मुख्यमंत्री कहते हैं शोर मत मचाओ, शोर मचाने से मरने वाला नहीं आ जाएगा। खट्टर साहब, हम आपसे पूछना चाहते हैं, कोरोना महामारी से ग्रस्त हरियाणा की जनता शोर ना मचाए तो अंधी बहरी सरकार के कान में आवाज पड़ेगी कैसे? और इसलिए ये जिम्मेवारी कांग्रेस और विपक्ष ने ले रखी है। हम बार बार शोर मचाएंगे जब तक आप इंतजाम कर अपनी कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेंगे। और जो छोटे मुख्यमंत्री हैं, जो कहते थे कि मैं यमुना पार करवा दूंगा खट्टर साहब को, और खट्टर साहब उन्हें जेल भेजा करते थे वोट लेने से पहले, और अब दोनों का गठजोड़ है दुष्यंत चौटाला और खट्टर साहब का, वो हेलीकॉप्टर में ही घूम रहे हैं, वो ज़मीन पर उतरते ही नहीं। तो भाजपा ही खा रहे हैं सत्ता का मेवा, और कांग्रेस पार्टी कर रही है जनता की सेवा। सच्चाई यही है। हरियाणा प्रदेश में जो विकराल रूप धारण कर लिया है महामारी ने, इसको लेकर हमारे कुछ सवाल मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर से भी और उनके दूसरे उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला से भी। पहला सवाल, हरियाणा में अब ब्लैक फंगस एक विकराल बीमारी का रूप धारण कर चुकी है जो कोरोना से सीधे जुड़ी है। ब्लैक फंगस कोरोना बीमारी का एक साइड इफेक्ट है, परंतु आज 15 दिन से हरियाणा में ब्लैक फंगस की दवा नहीं। 15 दिन हो गए मेडिकल कॉलेजों के अंदर ब्लैक फंगस की दवा खत्म है। मैं और आप ये दोनों जानते हैं, हम सब 4 डोज एक दिन में ब्लैक फंगस के लगते हैं, परंतु खट्टर सरकार ने एक नया आदेश जारी कर दिया। बोले हमारे पास दवाई कम है इसलिए हम 2 ही देंगे। माफ़ कीजिए, आपको बुखार हो जाए, आपको पैरासीटामोल की 3 गोलियों की ज़रूरत हो, खट्टर साहब कहेंगे मैं तो आधी गोली दूंगा, बुखार उतरना चाहिए। कैसे उतरेगा भैया? आपको भूख लगी है, आपको 4 रोटी खानी है, आपको कहें 1 टुकड़ा रोटी का खा ले, उससे तेरा पेट भर जाना चाहिए, ये कैसे संभव होगा? ये ब्लैक फंगस की जो महामारी फैली हुई है, जिसकी दवा नहीं दे रही सरकार, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? पर आज ब्लैक में आप चलिए, ब्लैक में लाखों हज़ारों रुपए के अंदर ब्लैक फंगस की दवा उपलब्ध है। खुलेआम कालाबाजारी हो रही है। दूसरा सवाल, हरियाणा में पिछले 2 महीने से ऑक्सीजन का भयंकर संकट जारी है। थोड़ा सा कम हुआ वक्त के साथ, पर आज भी है। जिस जिले में ऑक्सीजन प्लांट नहीं, अपने यहाँ है ये अच्छी बात है, पर जिस जिले में नहीं है उस जिले में समस्या और भयंकर है। हमारे को तो केंद्र सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, मोदी जी ने भी पूरी ऑक्सीजन अलॉट नहीं की, पर हमारे मुख्यमंत्री की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो प्रधानमंत्री को जाकर विरोध दर्ज करवा सकें। ऐसा क्यों? नंबर 3, खट्टर सरकार ने हरियाणा के अधिकतर छोटे कस्बों और शहरों में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी। कहा कि गुड़गांव को देंगे, फरीदाबाद को देंगे और बड़े शहरों को देंगे। अच्छी बात है, दीजिए, पर इंद्री और असंध और नीसंग और नीलोखेड़ी और घरौंडा, इनको क्यों नहीं देंगे? आप बबैन और लाडवा को क्यों नहीं देंगे? आप शाहबाद, इस्माइलाबाद और पेहवा को क्यों नहीं देंगे? क्या वहाँ इंसान नहीं रहते? क्या हम कीड़े मकोड़े हैं जो छोटे कस्बों में रहने वाले लोग हैं या गांव में? इसलिए ये अजीबोगरीब तंत्र है कि बड़े शहर को ऑक्सीजन सप्लाई देंगे तो छोटे शहर का मरीज कहाँ जाए, इसका क्या जवाब है? 5वां सवाल, हरियाणा में पहली बार ये हमने देखा कि कौन से अस्पताल को कोरोना अस्पताल डिक्लेयर करना है, इसका अधिकार भी खट्टर सरकार ने खुद ले लिया। ये पहली बार दुनिया में अजीब सिस्टम देखा। कल को खुदा ना करे आपके किसी परिवार के सदस्य को हार्ट की समस्या हो जाए,
आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर कहे नहीं, पहले खट्टर साहब से लाइसेंस लाना पड़ेगा कि मैं हार्ट के मरीज देख सकता हूं, फिर देख पाऊंगा। तो MBBS की डिग्री किस लिए ली है? MD की डिग्री किस लिए ली है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया किस लिए है? करना ये चाहिए था हर अस्पताल को, जो भी डॉक्टर हैं जिसके पास, जो कोरोना अस्पताल बनाना चाहता है उसे अपने आप इजाज़त होनी चाहिए। हाँ, प्रोटोकॉल बनाइए कि भाई कोरोना दूसरे मरीज को ना लग जाए, इसके लिए अलग विंग होगा, उसमें इतने डॉक्टर होंगे, वो डॉक्टर केवल कोरोना का इलाज करेंगे, ये नर्स केवल कोरोना का इलाज करेंगी, इनकी वेस्ट ऐसे डिस्पोजल होगी। इसके अंदर भी खुलेआम रुपया पैसा की रिश्वत चल रही है और खट्टर सरकार कुछ नहीं कर रही। हरियाणा में एक और बात जो है कि जीवन रक्षक दवाएं जितनी भी हैं, वो ब्लैक फंगस का इंजेक्शन हो, वो टोसिलाजोम का इंजेक्शन हो, वो आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन हो, वो डेक्सोना का इंजेक्शन हो, खुलेआम उनकी कालाबाजारी जारी है। रेमडेसिविर के इंजेक्शन के लिए करनाल के लोग तड़प तड़प कर मर गए। रेमडेसिविर का इंजेक्शन मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र और जहाँ से वो निर्वाचित हुए उस जिले में मिला नहीं। लोगों को हजारों रुपये की ब्लैक में खरीदना पड़ा। और टोसिलाजोम तो किसी को मिल ही नहीं सकता, आज भी नहीं दे सकते खट्टर साहब। आज भी 10 लाख रुपए की ब्लैक में मिलेगा, सरकार नहीं देगी। ऐसा क्यों? लोगों की जिंदगी दांव पर क्यों? और एक आखिरी बात इसके साथ और मैं कहना चाहूँगा, 2 आखिरी बातें हैं। सेकेंड लास्ट ये है कि हरियाणा में कोरोना से या देश में कोरोना से एक ही इलाज है, वो है कोरोना निरोधक टीका यानी वैक्सीन। हरियाणा में 7 जिलों में तो आपने अब 18+ युवाओं का टीका लगाना ही बंद कर दिया ना। बाकी जगह वैक्सीन आपके पास है, जहाँ है बहुत थोड़ा है। तो हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन कब मिलेगी? अभी तक तो हरियाणा में 3 या 4-5% लोगों को वैक्सीन लग पाई है, दोनों डोज। तो पूरे के पूरे डोज कब तक लगेंगे खट्टर साहब बताएं, ताकि लोगों की सुरक्षा हो। खेती करनी है, दुकान खोलनी है, मजदूरी करनी है, नौकरी करनी है, पत्रकारिता भी एक काम है महत्वपूर्ण। कैसे लोग फिर जिएंगे? और आखिरी ये है कि जीवन रक्षक दवाएं गुल, ब्लैक फंगस की दवा गुल और शराब की सप्लाई फुल। पिछले 2 महीने से आप पत्रकार साथी गवाह हैं इसके, शराब के ठेके के पिछले दरवाजे से जितनी दारू चाहिए उतनी मिल रही है। होम डिलीवरी चाहिए, होम डिलीवरी होने लग रही है। और 200 रुपये की शराब का रेट 400 कर दिया, 400 वाली का 800 कर दिया, 800 वाली का 1600 कर दिया। हरियाणा में 2 महीने में कई हजार करोड़ का शराब घोटाला हुआ है। क्या उसके लिए खट्टर साहब जिम्मेवार नहीं? दुष्यंत चौटाला जिम्मेवार नहीं? पिछले 1 साल में ये 3रा शराब घोटाला है। मैंने पहले भी ये मांग उठाई थी, आपको याद है। 1.5 करोड़ बोतलें भी जो पकड़ी गई थी नाजायज, वो भी दिखाई थी। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन बातों का जवाब भी मुख्यमंत्री को देना चाहिए। कोरोना की आप बात करते हैं, कोरोना में अंतर जो आंकड़े हैं मरने वाले और जो संक्रमित लोग हैं, उनके जो सरकारी आंकड़े और जो दूसरे आंकड़े आपके पार्टी ने भी उठाया है, इसमें अंतर ये कैसे पता लगा अंतर इतना? देखिए, मैं ये आपके विवेक पर छोड़ता हूँ। आप करनाल जिले का सर्वे करिए, एक गांव में जाइए, आप एक सजग पत्रकार हैं, आपको मौत का असली आंकड़ा अपने आप पता चल जाएगा। गांव में ना तो RT-PCR टेस्टिंग है, ना वहाँ को ICU का बेड है, ना ऑक्सीजन है, ना अस्पताल है, ना वेंटिलेटर है। आदमी वैसे ही मर जाता है, कोई इलाज नहीं हो रहा। आंकड़े छुपाते क्यों आई? क्या मानते हैं? आंकड़े छुपाना एक अपराध है, क्योंकि जब तक आपके घर में मुसीबत आए आप आंख नहीं बंद करके बैठ सकते। बिल्ली को देख के कबूतर को आंख नहीं बंद करनी चाहिए। आपको सामना करना है, आपको इलाज करना, आपको दवाई देनी है, आपको ऑक्सीजन देनी है, आपको वेंटिलेटर देना है, ICU बेड देना है। आप ये दे नहीं पा रहे, इसलिए आप केवल मौत के आंकड़े कम कर रहे हैं। ये 7 साल पूरे हो चुके हैं, आज किस रूप में देखते हैं साहब? देखिए, 7 साल से भाजपा को देश भुगत रहा है और उम्मीद है कि अब देश की जनता ये पहचान गई है कि मोदी सरकार और भाजपा देश के लिए हानिकारक है।
सर एमडीडी बाल भवन है करनाल में, वहाँ पे असंध के विधायक गए थे, फ्रूट और मास्क और जो सैनिटाइजर है वो बांटो। उनको ये नोटिस जारी कर दिया गया है कि आप बच्चों के वहाँ पर क्यों गए, आपने भीड़ इकट्ठी, क्योंकि दूसरी तरफ सीएम साहब कहीं पर भी प्रोग्राम करते भीड़ वहाँ भी इकट्ठी होती है। फर्क नहीं देखते कि अगर आप करना भी चाह रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश हो रही है? देखिए, मेरा ये मानना है और मैं सब साथियों को कहता हूँ, यहाँ भी 50 के करीब साथी, 40 के करीब इकट्ठे हो गए, कुछ बाहर खड़े हैं, कुछ अंदर हैं। मैं ये कहता हूँ कि 10-11 से साथी इकट्ठे ज़्यादा ना हो। ये उनके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है और जनता के लिए भी अच्छा है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और मुख्यमंत्री जी भी इसकी पाबंदी करें और बाकी के साथी भी करें। पर अगर हमारे विधायक साथी शमशेर गोगी जी बच्चों के साथ राजीव जी के बलिदान दिवस पर अपने भावनाएं साझी करनी गई, चले गए, तो उनको उसी सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, ना कि राजनीतिक भेदभाव की दृष्टि से और बदले की दृष्टि से, जैसे भाजपा कर रही है। दूसरी बात सर ये है, करनाल का जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है, 1100 करोड़ का अस्पताल है, डायलिसिस की मशीन वहाँ पर नहीं है, लोगों को सही इलाज नहीं मिला, बहुत मीडिया ने भी खबरें चलाई। आपकी सरकार 650 करोड़ रुपए का अस्पताल बनाकर गई थी, आज 1100 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, एम्बुलेंस भी एक ही है। आपको नहीं लगता कि इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में अगर सुविधाएं बढ़ाई जाती तो लोगों की जान कोई बचाई जाती? जी बिल्कुल। जीटी रोड पर सबसे महत्वपूर्ण अस्पताल कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज होगा। कांग्रेस पार्टी ने ये कल्पना की थी, उस कल्पना को तोड़ मरोड़ कर तहस नहस कर दिया खट्टर साहब ने और उनकी सरकार ने। भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने उस महान हरियाणा की बेटी, जिसने पूरी दुनिया में नहीं क्या पूरे ब्रह्मांड में हमारा नाम रोशन किया, उसके नाम से बनाए हुए अस्पताल को भी करनाल और पूरे हरियाणा, मैं क्यों करनाल अकेला कहूँ, पानीपत से लेकर यमुनानगर तक का आदमी और इधर जींद तक का, हिसार तक का आदमी यहाँ आ सकता है, हम सबको इन सुविधाओं से वंचित कर दिया। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का गठन नहीं हो रहा, ये जो गठन में कई वर्षों से लगातार साहब, मेरा ये विषय नहीं, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, ना मेरे को गठन करने का अधिकार और ना मेरा गठन करना काम। सुझाव तो दे सकते हैं, सुझाव दे दिए हैं और हमारे बंसल जी, शैलजा जी और बाकी जो सारे वरिष्ठ साथी हैं वो बहुत जल्द गठन करेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद। सर, एक बाबा रामदेव और आईएमए के बीच में विवाद चल रहा है, आखिरकार पहली बार नहीं हुआ ऐसा, इस पर क्या कहना चाहेंगे कि कोई? मैं केवल एक बात कहूँगा, डॉक्टर भगवान तो नहीं, पर कोरोना महामारी में डॉक्टर भगवान से कम भी नहीं। भगवान के बाद अगर दूसरा भगवान कोई धरती पर है आज के दिन तो वो डॉक्टर है। और कितने डॉक्टर मर गए, कितनी हमारी नर्स बहनें मर गई, कितना हमारा क्लास 4 पैरामेडिकल स्टाफ मर गया। वो उनको तो कोरोना नहीं था ना, वो तो हमारे परिवार के किसी प्रियजन की सेवा कर रहे थे, उसका इलाज कर रहे थे। कोरोना महामारी के बीच ईश्वर के इन दूत डॉक्टर साहिबान को प्रताड़ित करना, अपमानित करना भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी अनुचित है और बाबा रामदेव द्वारा भी। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ट्वीट वायरल हो रहा है बाबा रामदेव का। आपकी सरकार में उन्होंने 2 बड़े वादे किए थे कि अगर बीजेपी की सरकार बनेगी काला धन वापस आएगा, पेट्रोल डीजल 35 रुपए लीटर बिकेगा। आज इस मुद्दे पर वो बोलने के लिए तैयार नहीं है, तो कहीं साठगांठ है क्या? देखिए, आज हम एक विशेष बात के लिए आपके बीच में हाजिर हुए। मैंने जैसा कहा कि हम अस्पतालों में जाएंगे, अस्पतालों के साथ साथ हम पुलिस थाने भी जाते हैं हमेशा, और हमारे पत्रकार साथियों तक भी पहुंचने का प्रयास करते हैं। ये हमारा एक ट्रिपल अभियान है। मेरे इस अभियान को मैं क्यों डीरेल करूं उन बातों को लेकर जिसका कोई कैथल से या करनाल से या हरियाणा से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, किसान आंदोलन चल रहा है बहुत, किसान आंदोलन में तो आपकी पार्टी पर भी बहुत बड़ा आरोप लग रहा है कि किसानों के कंधे पर बंदूक रख के आप लोग चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसा आरोप लगा है, क्या कहना चाहते हैं? मैं खुद भी एक किसान हूँ और किसान के साथ हूँ और किसान के साथ रहूँगा। भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत है तो मुझे हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार कर ले। अगर किसान के साथ खड़े होना षड्यंत्र है तो हम ये षड्यंत्र बार बार करेंगे।
अगर किसान के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना अपराध है तो मैं ये अपराध और कांग्रेस के लोग ये अपराध लाखों बार करेंगे। अगर किसान जिसकी वजह से हम सबका पेट भरता है, अगर वो किसान आज जिंदगी की सिसकियां ले रहा है और सरकार के कानों तक आवाज डालना अब एक क्राइम है, तो इस क्राइम को हर व्यक्ति को बार बार करना चाहिए। आखिरी सवाल है धन्यवाद। सर।